2025 से बिहार में चुनावी साल है। अभी बिहार राजनेताओं के लिए उनके उम्मीदों का स्पॉट बना हुआ है। हर नेता की याददाश्त में बिहार नाम का एक चिप डाल दिया गया है। जब वो अपना जबान खोले तो बिहार का नाम अलाप करने लग जाए। बिहार एक ऐसी भूमि जहां से नेताओं की किस्मत तो खुल जाती है, लेकिन बिहारियों की किस्मत आज भी बंजर है। अगर कहा जाए कि केंद्र सरकार के मुखिया की कुर्सी बिहार के पांव पर ही टिकी है, लेकिन बिहार को वादों और दावों में लपेटकर भुला दिया जाता है। विकलांग कर दिया गया है बिहार को, ताकि वो विकास की दौड़ में छलांग ही ना लगा पाए। बिहार एक ऐसी धरती जिसने कभी भारत को विश्व में सिर ऊंचा करने का गौरव दिया। वैशाली जहां दुनिया ने लोकतंत्र का पहला सबक सीखा। मगध जिसके मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने भारत को एकजुट किया। नालंदा जिसने हजारों साल पहले ज्ञान की एक ऐसी लौ जलाई कि दुनिया इसके सामने नतमस्तक थी। फिर आखिर क्यों आज बिहार विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है? बिहार जो कभी भारत की रीढ़ कहलाती थी, आज उपेक्षा का शिकार है। बिहार के लोग देश को अपनी मेहनत और प्रतिभा से चमकाते हैं। आर्यभट्ट जिनके शून्य और खगोल शास्त्र ने विश्व को गणित का नया आयाम दिया, और आज भी बिहार के नौजवान सिविल सेवा में देश की नौकरशाही को दिशा दे रहे हैं। लेकिन बिहार क्यों दिशाहीन है? बिहार जिसे राजनीति का सेंटर भी कहा जाता है, बिहार का योगदान यही नहीं रुकता। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब की फैक्ट्रियों, सड़कों और निर्माण स्थलों पर अपनी मेहनत से भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। लेकिन बिहार को विकास की राह में सबने पीछे छोड़ दिया है। आज के वीडियो में इसके इतिहास, इसकी समस्याओं और इसके भविष्य की संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में शुमार है। इसका मतलब है कि जब पूरे भारत के राज्यों की तुलना की जाती है आर्थिक स्थिति के हिसाब से, तो बिहार निचले पायदान पर आता है। यहाँ लोगों की आमदनी बहुत कम है, रोजगार के अवसर सीमित है और आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। 2022-23 में बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NSDP मात्र 53,478 था, जो भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1,69,496 का 1/3 से भी कम है। लेकिन पहले NSDP का मतलब समझते हैं, ताकि इसे आपको आगे समझने में आसानी हो। NSDP का मतलब होता है एक राज्य के भीतर पैदा हुआ कुल धन भागा उस राज्य की जनसंख्या। पूरे भारत में औसतन एक व्यक्ति साल में 1,69,000 कमाई करता है, लेकिन बिहार में ये कमाई सिर्फ 53,000 के करीब है। यानी बिहार के लोग भारत के औसत व्यक्ति से 3 गुना गरीब है, यानी एक महीने का 4,500 से भी कम। इससे पता चलता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की हालत पंचर है। बिहार की 9.2% आबादी देश के कुल GDP में सिर्फ 2.8% योगदान देती है। यानी भारत की आबादी में हर 10 में से एक व्यक्ति बिहार का है। लेकिन जब बात देश के GDP यानी आर्थिक उत्पाद की आती है, तो बिहार सिर्फ 3% योगदान दे रहा है। मतलब यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद बिहार का आर्थिक योगदान बहुत कम है, या कहें कि जनसंख्या के अनुपात में आर्थिक प्रगति बहुत कम है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2019-20 में बिहार 50 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर था, जबकि केरल 70 अंकों के साथ शीर्ष पर। नीति आयोग हर साल एक SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी करता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सा राज्य कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा है, कितनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है, कितना अच्छा रोजगार दे रहा है, कितनी साफ सफाई और पर्यावरण सुरक्षा है उस राज्य की, वगैरह वगैरह। इसमें केरल टॉप पर है 70 अंकों से, और बिहार सबसे नीचे सिर्फ 50 अंक। इसका मतलब है कि बिहार के सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर पिछड़ा हुआ है। बिहार की साक्षरता दर 2011 में 61.8% थी, जो राष्ट्रीय औसत 72.9% से काफ़ी कम है। साक्षरता दर यानी कि जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, जो अपना नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये उनकी जनसंख्या है। पूरे भारत में 100 में से लगभग 73 लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिहार में ये सिर्फ 62 लोग ही पढ़े लिखे हैं। मतलब शिक्षा की हालत भी बहुत ही खस्ता है, और बिना शिक्षा के ना नौकरी मिलेगी ना ही तरक्की होगी। NFHS 5 यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वां दौर, जो भारत में जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारियां प्रदान करता है। 2019-21 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 34% आबादी बहुआयामी गरीबी में जी रही है, जो राष्ट्रीय औसत 14.96% से 2 गुना से भी ज्यादा है।
अब गरीबी को मापने का तरीका बदल चुका है। सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या घर में साफ पानी आ रहा है, क्या शौचालय है उस घर में, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, या पोषण मिल रहा है कि नहीं। इन्हें मिलाकर कहते हैं बहुआयामी गरीबी, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पूरे भारत में 15% लोग इस तरह की गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन बिहार में यह आंकड़ा 34% है, यानी बिहार का हर तीसरा आदमी बहुआयामी गरीब है। सवाल उठता है कि आखिर बिहार इस स्थिति में क्यों है। इसके लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना होगा। कभी बिहार भारत का गौरव था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव 5वीं से 12वीं सदी तक था। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो भारत की शिक्षा, ज्ञान और दर्शन की आत्मा था। यहाँ से भारत से ही नहीं, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और सुदूर पश्चिम से भी छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों ने ज्ञान की नींव रखी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को यहीं से व्यवस्थित तरीके से लिखा और प्रचारित किया गया। लेकिन बख्तियार खिलजी का आक्रमण 12वीं सदी का सबसे बड़ा झटका था बिहार के शैक्षणिक केंद्र नालंदा के लिए। 1193 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। उसने न केवल भवनों को जलाया, बल्कि ज्ञान की हजारों साल पुरानी परंपराओं को राख कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ इतनी किताबें थी कि नालंदा की लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही। यह वही मोड़ था जहाँ से बिहार के गौरव का पतन शुरू हुआ। फिर मुगल और ब्रिटिश शासन में बिहार को दोहरी मार पड़ी। मुगलों के समय प्रशासनिक केंद्र दिल्ली और आगरा थे, इसीलिए बिहार राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर चला गया। राजस्व वसूली का केंद्र बना, लेकिन विकास पर कोई ध्यान नहीं। ब्रिटिश शासन में अंग्रेज ने बिहार को सिर्फ कच्चे माल का गोदाम बना दिया। कलकत्ता को व्यापार और प्रशासन का केंद्र बनाया गया, जिसमें बिहार और भी पीछे छूटता चला गया। बिहार से अफीम, गन्ना, कोयला और नील तो लिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ मजदूर बनाकर रख दिया गया। ब्रिटिशों ने जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें बड़े जमींदारों को जमीन दी गई और किसानों से लगान वसूला गया। ये जमींदार खुद बिहार के ही होते थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए काम करते थे। किसान लगातार कर्ज में डूबते गए और उनकी अगली पीढ़ियां भी गरीबी में जन्म लेने लगी। फिर 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें बिहार का भी बड़ा योगदान था। वीर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन इसके बाद अंग्रेज इस क्षेत्र को और भी ज़्यादा अनदेखा करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, रेलवे जैसे बुनियादी विकास कार्यों से बिहार को लगभग काट दिया। मतलब बिहार सिर्फ एक संघर्ष का क्षेत्र बनकर रह गया, ना कि तरक्की का हिस्सा। और आज भी बिहार संघर्ष कर रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि बिहार का पतन सिर्फ बाहरी आक्रमणों से हुआ, ब्रिटिश नीति की वजह से हुआ, या फिर आज़ादी के बाद हमने खुद भी ऐसी नीतियाँ बनाई जो बिहार को और पीछे ले गई। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब देश के हर राज्यों के सामने दो बड़े काम थे। नई पीढ़ी को शिक्षा देना और आर्थिक ढांचा खड़ा करना, सड़क, बिजली, उद्योग, रोजगार। लेकिन बिहार के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व ने इन दोनों मोर्चा पर गंभीरता नहीं दिखाई, और अगर दिखाई भी तो नीतियाँ ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकी। झारखंड का अलग होना भी बिहार और झारखंड दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। बिहार में बहुत समय तक कोयला, लोहा और खनिजों से भरपूर झारखंड इलाका ही राज्य की आर्थिक रीढ़ थी। लेकिन साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बना और बिहार का 80% मिनरल रिसोर्स छिन गया। उद्योग भी चले गए, बिजली उत्पाद भी कम हो गया। ये वैसा ही था जैसे गरीब के हाथ से रोटी का आखिरी टुकड़ा भी छीन लिया गया। बिहार के इस हालात के पीछे एक कारण राजनीतिक अस्थिरता भी रही, क्योंकि सरकारें आती जाती रही। 1960 से लेकर 1990 तक बिहार में लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही। हर 2 से 3 साल में मुख्यमंत्री बदलते रहे और प्रशासन में भी निरंतरता नहीं रही। केंद्र और राज्य के बीच टकराव, जातिगत समीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने बिहार को विकास से कोसों दूर कर दिया। जब सरकारें सिर्फ जातियों और वोट की गणित पर चले, तो नीतियां और विकास सबसे पहले कुर्बान होती है। फिर 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी का युग आता है। इस समय समाजवाद का उदय हुआ। बिहार को लालू से बहुत उम्मीदें थी। लालू यादव ने गरीबों, पिछड़ों और मुसलमानों को राजनीतिक आवाज दी। ये एक सकारात्मक बदलाव था, लेकिन अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था के मामले में बिहार पिछड़ता चला गया। उद्योग नहीं लगे, स्कूल नहीं खुले, सड़कें टूटी रही, अपराध बढ़ता रहा। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2000 के दशक की शुरुआत में बिहार में कानून व्यवस्था सबसे खराब स्थिति में थी।
कई आलोचक इसे जंगल राज का दौर भी कहते हैं, जहां राजनीति ने प्रशासन को निगल लिया। बिहार में पलायन चरम पर थी और आज भी है। आपको हर राज्य में बिहार के लोग मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे राज्यों के लोग बिहार में बहुत कम मिलते हैं। लाखों लोग बिहार से उम्मीद छोड़कर शिक्षा और नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात जाने लगे। आज भी दिल्ली, मुंबई के हर निर्माण साइट पर आपको बिहारी मजदूर मिल जाएंगे। यह पलायन सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं है, बल्कि सपनों की हार की वजह से भी है। फिर 2005 में सत्ता बदलती है, नीतीश कुमार का युग आता है, लोगों में उम्मीदें बढ़ती है। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कानून व्यवस्था, सड़क, शिक्षा में सुधार लाने की कोशिश की। लड़कियों को साइकिल योजना, पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण जैसे कदम सराहे गए। लेकिन औद्योगिक विकास, बड़े निवेश और अस्थायी रोजगार जैसे मुद्दों पर अभी भी प्रगति बहुत ही धीमी है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी नीचे हैं। तो गलती किसकी थी? क्या केवल नेताओं की, या फिर एक सिस्टम की जो योजनाएं बनाता तो है लेकिन जमीन तक नहीं पहुंच पाती है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये तय है कि आज़ादी के बाद बिहार को विकास की रेस में पीछे छोड़ दिया गया है। बिहार के विकास की सबसे बड़ी रुकावटें बाढ़, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और ब्रेन ड्रेन है। बिहार में हर साल 3 से 4 महीने ऐसी बारिश होती है जिससे गाँव का संपर्क टूट जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। बिहार का करीब 73% इलाका बाढ़ संवेदनशील है। खासकर कोसी, गंडक और बागमती नदियां नेपाल से आती है और बारिश में उफान मारती है। जल संसाधन पर काम करने के बजाय सरकारें सिर्फ राहत शिविर और तात्कालिक मदद पर ध्यान देती। शिक्षा की हालत ऐसी है कि स्कूल तो है लेकिन शिक्षक नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा संकट है सिस्टम की लापरवाही। कई स्कूलों में शौचालय नहीं है, बेंच कुर्सी नहीं है। शिक्षक तो सालों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। बिहार पुपिल्स टीचर रेशियो यानी पीटीआर के अनुसार एक क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ 1 से 2 शिक्षक होते हैं। छात्र तो हैं पर गुणवत्ता की शिक्षा नहीं है और यही बच्चे आगे चलकर या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर पलायन कर जाते हैं। बीमारियां तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। एक सरकारी डॉक्टर पर लगभग 17,000 लोग निर्भर हैं। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दवाइयाँ खत्म है। शहरों के अस्पताल में भी मशीनें खराब हैं, डॉक्टर अनुपस्थित हैं। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार सबसे निचले 3 राज्यों में शामिल है। नतीजा, लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं या इलाज के लिए दिल्ली, कोलकाता भागते हैं। अब आते हैं ब्रेन ड्रेन पर। जब टैलेंट ही छोड़ दे बिहार को तो बिहार कैसे बेहतर होगा? बिहार से हर साल लाखों छात्र दिल्ली, कोटा, पटना, बेंगलोर कोचिंग, कॉलेज या फिर नौकरी के लिए जाते हैं। आईआईटी, आईएएस, यूपीएससी टॉपर जरूर बिहार से आते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि वहाँ अवसर नहीं है, ना नौकरी है, ना उद्योग है, ना स्टार्टअप का माहौल है और ना ही वो माहौल है जिसमें एक युवा अपने सपनों को पूरा कर सके। बिहार से पलायन करने वाले युवाओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि संभावनाओं का भी पलायन है। इस सब का नतीजा क्या है? हर साल बाढ़ आती है, हर साल स्कूल गिरते हैं, हर साल डॉक्टर नहीं मिलते और हर साल एक नई पीढ़ी बिहार छोड़ देती है। और तब हम कहते हैं कि बिहार क्यों गरीब है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है? क्या यहाँ के नेता सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित है? जब देश की राजनीति की धुरी बिहार से घूमती है तो फिर सवाल उठता है कि इतना राजनीतिक पावर होने के बावजूद बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों आज भी यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं लगता? क्यों लाखों युवाओं को रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, मुंबई जाना पड़ता है? क्यों कोई टाटा, इन्फोसिस या सैमसंग बिहार में प्लांट नहीं लगाना चाहता है? क्या सिर्फ व्यवस्था दोषी है या फिर हम सभी कहीं ना कहीं इस गिरावट के हिस्सेदार हैं? यहाँ लोगों के सपने पलते तो हैं लेकिन पूरे दूसरे राज्य में जाकर होते हैं या फिर टूट जाते हैं। अब वक्त है सोचने का, क्या हम सिर्फ वोट डालने वाले लोग हैं या बदलाव लाने वाले नागरिक? क्या बिहार सिर्फ बीमारू प्रदेश बनकर रहेगा? ये तय करेगा आपका सवाल, आपकी आवाज़ और आपकी सोच। अगर आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, शेयर करिए, चर्चा करिए और सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं देगा। मैं हूँ प्रिंस और ये था एक छोटा सा प्रयास उस सच्चाई को सामने लाने का जो अक्सर चुनावी नारों के पीछे दब जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सवाल करते रहिए, सोचते रहिए और सिस्टम को जगाते रहिए। जय बिहार, जय भारत।